करा दूंगा। देखो कल की क्लास में मैंने आपको कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे, दो इंपॉर्टेंट इनफैक्ट थियरीज डिस्कस करी थी। एक था हेनी स्मिथ इक्वेशन जो बड़ा सिंपल सा है, वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है व्हेन वी हैव टू एटम्स, बाइनरी कंपाउंड्स कोई भी ले लो, उनके बीच में कितना आयनिक कैरेक्टर है उसके लिए क्या था वो फॉर्मूला 16 डेल्टा। हाँ, जहां पे डेल्टा इज द गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम। ये सुनो, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, ये तो था आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि आखिर कोवलेंसी आती क्यों, क्योंकि अगर आप आयनिक कैरेक्टर निकालोगे अच्छे से अच्छे आयनिक कंपाउंड का भी तो भी प्रॉब्लम आएगा आपको देखने में। सो अगर पूछा जाए कि आयनिक कैरेक्टर आता ही क्यों है, तो ऐसे केस में हमने देखा था कि फजांस ने इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा सा दिया था। उन्होंने बोला था कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंसी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि जो कैटायन है बेटा और एक नेगेटिव आयंस आर यूजुअली लार्ज। देखो होता पोलराइजिंग पावर दोनों के पास है, बट कैटायंस के लिए इट इज इजियर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव आयन मच स्ट्रांगली, एंड इसके जो एग्जैक्ट इसका स्फेरिकल शेप है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। इसी डिस्टॉर्शन की वजह से शेयरिंग क्रिएट होती है और इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। इनमें दो रोल है, कैटायन का काम है पोलराइज करने का, ये पोलराइज करता है और ये पोलराइज हो जाता है, इसलिए यहां पोलराइजेबिलिटी देखते हैं। पोलराइजेबिलिटी आप देखो सेकेंड रूल में मैंने लिखवाया था, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर विल बी phenomena of polarization, hence greater will be covalent character। हम पोलराइजेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो जितना नेगेटिव चार्ज और जितना उसका साइज दोनों के ही प्रोपोर्शनल। और पोलराइजिंग पावर कैसे देखते हैं, हाँ चार्ज बाई साइज, और इसके वजह से कोवेलेंसी आती है। ठीक है, अच्छा पोलराइजिंग पावर में अगर आप देखो चार्ज टू साइज रेशियो है, कहीं अगर ऐसा कोई स्पीशीज है जिसका चार्ज एंड साइज दोनों लगभग पास पास ही हो, तो ऐसे केस में दोनों का आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर एक जैसा होना चाहिए। बट दिस वाज नॉट द केस ऑब्जर्व्ड विद NaCl एंड CuCl। CuCl have good amount of covalent character whereas NaCl is good amount of आयनिक कैरेक्टर। ऐसा क्यों है यहाँ पे, इसको समझाने के लिए फजांस का थर्ड रूल आया था। उसने बोला था जब भी कैटायन के साइजेज एंड चार्ज दोनों सेम हो जाए और उनमें से एक कैटायन ऐसा हो जिसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, दूसरा स्यूडो नोबल गैस, तो स्यूडो नोबल गैस वाले का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, इसलिए उसके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। बस इतनी सी बात आपको टेक ओवर लेना है थर्ड रूल से, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, हमने कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करके देखा है। कॉपर इन न्यूट्रल स्टेट इज आर्गन 3d10 एंड 4s1, वेयर कॉपर +1 करेंगे तो कितना आएगा, आर्गन 3d10। वहीं आप NaCl में Na+ का करने की कोशिश करोगे तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6। 2p6 मतलब क्या हो गया बेटा, नियॉन। तो ये देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्यों होता है ये समझाने के लिए मैंने बताया था, जब आप डी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हो तो साथ के साथ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में पड़ता है, और प्रोटॉन भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन खास करके डी का है तो उसकी शील्डिंग बड़ी खराब होती है। इसलिए अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन पे साथ के साथ बाहर आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उसका अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि सिग्मा थोड़ा कमजोर है तो Z* बढ़ जाएगा। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। इज दैट क्लियर? इसके अलावा इनमें और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना अपने आप में कंप्लीट है। ओके, गॉट इट? ओके जी, तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मैंने आपको रिकैप दे दिया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग किसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, हेडिंग डालिए आप, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, सो बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। तो
बहुत टाइम से देखो आयनिक बॉन्ड को समझना ज्यादा आसान था, आयंस थे, क्लियर समझ आ रहा था कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो गए तो कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दो कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हुआ तो उसमें बॉन्ड वैसे ही बनने वाले, और 3 डायमेंशनल होगा। रीजन ये है कि हर कैटायन नेगेटिव आयन के लिए इक्वल एफिनिटी रखता है। बट जब बात कोवेलेंट कंपाउंड्स की आती है, जब बात आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, तो आप ये सोचो इसके अंदर शेयरिंग का डिस्कशन होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का डिस्कशन हो वैसे ही क्वेश्चन आने लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है कैसा, समझ रहे हो। तो ये बहुत पहले से, जब लोगों को एटम का करेक्ट पिक्चर यानी वो ऑर्बिटल वाली चीज नहीं पता थी, तब से लोग क्यूरियस थे कि कंबाइन कैसे करता है, अगर कंबाइन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हो क्या रहा है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन लोगों ने किया एंड उसके हिसाब से उन्होंने कुछ थियरीज दी, बड़ी वियर्ड सी थियरी है, हम लोग सिर्फ काम की बातों में ध्यान देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्व करने वाली, वो ये है कि भाई हर मॉलिक्यूल कंबाइन क्यों करना चाहता है। इसलिए थर्मोडायनेमिकली हमें पता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली वो किस लिए कंबाइन करना चाहता है, क्या उसको इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई है या क्या एक्सेस हो गया है। तो सबका ऑब्जर्वेशन था कि भाई नेचर में कुछ एलिमेंट बिल्कुल ब्लेस्ड हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये किसी से कभी नहीं कंबाइन करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास जितना इलेक्ट्रॉन हो, हर एटम का वही एम हो कि मेरे पास भी उतने इलेक्ट्रॉन हो जाए। आप देखो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हर एटम का एम होगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसी फिलॉसफी को ध्यान में रख करके काफी सारे लोगों ने शेयरिंग को बताया। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हेडिंग डालो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके। अब आप देखिए बेटा, जब मैं बात करता हूं एटम्स की, जैसे हाइड्रोजन, तो बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। सो लुईस के रिप्रेजेंटेशन में ये बोला गया कि भाई हाइड्रोजन, अच्छा ये क्रॉस एंड डॉट मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझो ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, अदरवाइज मैं डॉट डॉट से भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लुईस थ्योरी के हिसाब से भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। शेयरिंग होने के लिए भाई अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसने भी डोनेट किया, तो उन्होंने कुछ ऐसे दिखाया कि भाई ये शेयर इतने ही इलेक्ट्रॉन करेंगे जिससे ये नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बन जाए। इनफैक्ट तब बहुत ज्यादा एलिमेंट स्टार्टिंग में नोन नहीं थे, तो लोगों ने ऑक्टेट रूल को प्रेफरेंस दिया, बोला कि भाई हर एलिमेंट ऐसे कंबाइन करना चाहेगा सच दैट कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब ये आइडिया कहां से आया होगा जरा सोचो। आप नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको मालूम है कि पहले सेल में 2 और दूसरे में 8 होता है ना। आर्गन का बताओ, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 होता है। तो मतलब जो आउटर वाली कहानी है वो सबका कैसा है, 8। तो इसलिए दिमाग में आया ऑक्टेट रूल का। लेकिन हाइड्रोजन के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, डुप्लेट। क्यों डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनने के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इनके हिसाब से कि भाई वैलेंस जो मतलब आउटसाइड वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड में, शेयरिंग में। और कैसे शेयरिंग करेंगे, सच दैट, इतना शेयरिंग करेंगे सच दैट शेयर होने के बाद उनके पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है तो 2 हो जाए, बाकी सब है तो कितने हो जाए, 8। ये फिलॉसफी थी अंदर, कि अंदर से उन्होंने ऐसा सोचा था। अब आगे देखेंगे कुछ अगर डिविएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सब भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब कैसे दिखाएंगे, तो देखो जब भी शेयरिंग होगी तो इक्वल शेयरिंग करेंगे, एक इसने अपना दिया तो एक इसने। अब इसको देखो कैसे दिखाया गया था, दिखाया ऐसे गया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अब इस हाइड्रोजन का भी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, ये भी इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब बताओ इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अच्छा इसके पास कितने हैं अभी, इसके पास तो एक ही है, तो ये भी इसको ऐसे करने की कोशिश करता है। दिस इज हाउ वी इनसर्कल देम। ये दोनों अब इसके भी हैं और
इसके भी हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम दोनों तरफ काउंट करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा हम बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक एक करके शेयरिंग हुए हैं, उनको हम रिप्लेस करेंगे ऐसे करके, सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड, तीन तीन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल। अच्छा बताओ, एच एच ऐसे कर रहा है। अब हम जरा सोचते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, 7 है तो मैंने ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम? 2 4 6 एंड 7। दूसरे वाले फ्लोरीन के पास भी कितना होगा? अब मैं डॉट डॉट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है। तो अब बताओ भाई, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका 8 हो जाए? इसको कितने चाहिए? तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाएगा। अब देखो दोनों के पास 8 8 हो गए। इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एफ एफ। लेकिन ध्यान देना, बाकी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रखेंगे। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनके पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज लोन पेयर एवरीवन? लोन पेयर इज द पेयर ऑफ अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। कितने लोन पेयर हैं इस फ्लोरीन के पास? 3। और इधर वाले के पास पूरे मॉलिक्यूल पे कितने हैं? 6 लोन पेयर। इज दैट क्लियर? लोन पेयर इज इक्वल टू 6। मतलब ऐसे पेयर, मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी समझो बात को। मैं एक एक करके आपको सीक्वेंस दूंगा लिखने के लिए, पहले आप समझ लो, ठीक? अब क्वेश्चन आता है, चलो सर F2 का हो गया, H2 का हो गया, अब जरा सोचते हैं HF के बारे में। ये भी मॉलिक्यूल नेचर में मिलता है, इनकी बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? और फ्लोरीन के? हाइड्रोजन को कितने चाहिए? फ्लोरीन को कितने चाहिए? बात बराबरी की है ना? तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बना सकते हैं H ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ऐसे, इसको ऐसे सर्कल करेंगे और इसको ऐसे सर्कल। अब बताओ हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? जो इसके सर्कल में आ रहा है वही इसका इलेक्ट्रॉन है, जो इसके सर्कल में आ रहा है वो इसका इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अब कितने हो गए? 2। इसके पास कितने हो गए? हाँ जी, 2 4 6 इसका अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयर किया तो इसने भी दिया। समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा बेटा? HF। बताओ HF में कितने लोन पेयर हैं? कितने लोन पेयर हैं? ओके जी। अब बात करते हैं, अच्छा अब सोचते हैं जरा कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन लेकर के सोचते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि नेचर में ऑक्सीजन कैसे मिलता है? डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म। अब सोचते हैं इनकी बॉन्डिंग कैसे हुई होगी। बताओ एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। दिख रहा है क्या यार? देखो, जिनको नहीं दिख रहा है वो इधर से देखो। हाइड्रोजन से लेकर के नीचे वालों में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम से लेकर नीचे वालों में 2, इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू बोरॉन फैमिली। याद है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2NP, कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 एंड हेलोजेंस में 7। और नोबल गैसेस में हीलियम छोड़ दो तो ध्यान रहेगा सबको। तो ये बड़ा आसान सा है, इससे नंबर। अच्छा, जो कार्बन का है वही उसके नीचे वाले का भी है, सिलिकॉन। जो नाइट्रोजन का है वही किसका है? फास्फोरस। जो ऑक्सीजन का वही किसका होगा बेटा? सल्फर का। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल का अपना इंपॉर्टेंस है कि फटाफट हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। हाँ जी, बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। 6 है, कितने की नीड है? अच्छा, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 होंगे, इसकी भी नीड, तो कितनी शेयरिंग करनी पड़ेगी? 2 की। मतलब इसको 2 चाहिए तो 2 अपना देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मैं सर्कल के फॉर्म में बनाऊं तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड के फॉर्म में बनाऊं तो O डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा। अब हम यहां डॉट वाले स्ट्रक्चर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। एक और मॉलिक्यूल लूंगा डॉट समझाने के लिए, फिर उसके बाद सीधा हम लोग आएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर पे। इज दैट क्लियर? लिखना शुरू करो। लुईस थ्री में लिखो, हाइड्रोजन
have only one valence electron. अगले पॉइंट में लिखो, फ्लोरीन have 7 valence electron, oxygen have 6 valence electron. How about carbon and nitrogen? Carbon have 4 valence electron and nitrogen have. What about boron? 3. Boron have 3 valence electron. यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, आगे लिखो तो, a covalent bond is formed by sharing of the electron. A covalent bond is formed by sharing of the electron. कौन से इलेक्ट्रॉन? कौन से इलेक्ट्रॉन? हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिख लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन. गॉट इट? अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, आफ्टर शेयरिंग the shared electron is after sharing the shared electron is the part of both the atoms, is the part of both the atoms, है ना? शेयर्ड को इधर भी काउंट करेंगे, उधर भी काउंट करेंगे. आफ्टर शेयरिंग द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ बोथ द एटम्स. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एटम कितना शेयर करना चाहेगा? तो हाइड्रोजन कितना शेयर करना चाहेगा? 1. किस लिए? क्योंकि इसको अपना क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट. लिखो, हाइड्रोजन shares its 1 electron to complete its duplet like helium. Hydrogen shares 1 electron to complete its duplet. किसके जैसा होने के लिए बेटा? बोलो. वेरी गुड. गॉट इट? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके बेटा, अगला लिखेंगे, whereas other atoms tries to complete their other atom tries to complete their octet. मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है सच दैट कि क्या हो जाए? कंप्लीट ऑक्टेट. इसी को ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं. ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज टर्म एज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल. गॉट इट? हाँ. अब आप एक काम करो, यहां मॉलिक्यूल्स ले लो और उनकी बॉन्डिंग दिखाओ. मॉलिक्यूल्स, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये H2 है, ये F2 है, ये HF है, ये O2 है. यहां तक दिखाओ. उसके बाद मैं कुछ और दे रहा हूं, आप खुद से बनाने की कोशिश करो. H2O, दोनों स्ट्रक्चर, ये पूरी चीजें बनाना ना, मॉलिक्यूल्स देन लुईस डॉट फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर. H2O, फिर मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए CH4. ओके, देन मैं आपको दे रहा हूं CCl4, CH2Cl2, CH3Cl, NH3, H2S,
N2 अब सीधा अपना इसके बाद सिर्फ बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाओगे और लोन पेयर दिखाओगे, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाओगे और लोन पेयर, मतलब यहां तक तो आप सब नोट करो, इसके बाद मुझे सिर्फ बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाओ एंड लोन पेयर दिखाओ। डू इट फास्ट, मैं चेक करूंगा सभी का, ठीक है? चलो मैं एक समझा दूं और H2O समझा दूं। अच्छा ठीक ठीक, कर लो आराम से, कर लो खुद से कर लो।
चलो बेटा देखें अब, I'll tell you, don't worry. अच्छा, अब यहां तक बना लिया है तो एक जगह लिख लो, ये नोट पॉइंट करके लिख लो, द पेयर ऑफ अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ unshared the pair of unshared valence electron on an atom is termed as the pair of unshared valence electron on an atom is termed as, क्या बोलते हैं, लोन पेयर, है ना। ये लोन पेयर का टर्म आयनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं यूज करते, जहां शेयरिंग हो रही है वहां पे। गॉट इट? ओके बेटा, चलो और देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हाँ जी, देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं N2 बनाऊं तो बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? अच्छा, अब देखो मैं कुछ आगे की चीजों को अभी बता दे रहा हूं, जैसे आगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। मॉडर्न मतलब जब लोगों को ऑर्बिटल के बारे में आइडिया लग गया। उससे पहले तक लोग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यूज किया करते थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी आप दिमाग में रखो, हम लोग कैलकुल, जब जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर आया, मैंने पूछा काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, तो आप बता दो, बट ये ध्यान रखो ये लुईस स्ट्रक्चर या ओल्ड थियरीज का पार्ट बिल्कुल भी नहीं। ये पार्ट कहां का है? मॉडर्न थियरी का है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब भी बना रहे तो अच्छा, हमेशा ध्यान रखना जितने बॉन्ड बने हो बेटा किसी में भी, तो एक सिग्मा, सिर्फ एक सिग्मा होता है, बाकी अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बने तो सब क्या होते हैं? पाई। सिग्मा पाई, 1 सिग्मा हमेशा रहता है, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो सब किस में काउंट होते हैं? पाई। तो मैं पूछूं N2 में कितने सिग्मा कितने पाई? सिग्मा 1 पाई सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसको समझने के लिए हमें मॉडर्न थियरी तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 1-2 क्लासेस के बाद ये भी आ जाएगा। कर लिया यहां तक? बोलिए, सभी को क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। आ जाओ, चलो देखते हैं H2O के बारे में। बताओ H2O के अंदर, बताओ एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, अभी तक जो हमने किए थे वो सब डाई एटॉमिक थे, 2 एटम थे सिर्फ। अब केस कैसा स्टार्ट हो गया? पॉली एटॉमिक का, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। 2 से ज्यादा हो जाए अक्षय, तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि सेंटर में कौन है। सेंटर में कौन है, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक जनरल तरीका है ऑब्जर्वेशन का, वो ये है, जनरली जो कम नंबर में लिया हो या एक ही अकेला आइटम हो वो सेंटर में होता है, बाकी उसके चारों तरफ होते हैं। दूसरा ये कि भाई जो जनरली बड़ा एटम होगा वो छोटे छोटे कई एटम को अपने चारों तरफ रख सकता है। तो लार्जर एटम, बिगर इन साइज, लोअर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे एटम कहां रहते हैं? सेंटर में। समझ में आया? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये एटम रह सकता है, ये एटम नहीं रह सकता। नेचुरल सी बात है यार, जिसकी वैलेंसी सिर्फ एक है, जैसे हाइड्रोजन, वो कभी सेंटर में रह सकता है क्या? वो तो हमेशा किनारे की तरफ आएगा। ठीक है, तो H2O में बताओ, अंडरस्टूड है, डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वैसे भी किनारे होता है, तो यहां पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा जी, 6 है। इसको चाहिए कितना? 2 चाहिए। भाई हाइड्रोजन कितना दे सकता है? 1 दे सकता है। इसलिए तो लावण्या 2 अलग अलग हमारे हाइड्रोजन के एटम्स हमें लेने पड़ रहे हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, लगा करके ऐसे दिखाएंगे। वैसे आप अभी के लिए ऐसे ऐसे भी कर दिए होगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे इकट्ठे दिखाने की कोशिश करो, ऐसे नहीं करना कि 3 इधर दिखा दिया 1 इधर। हालांकि डॉट स्ट्रक्चर में इसमें भी, बॉन्ड स्ट्रक्चर में इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आगे की बातें ध्यान रख करके आपको बता रहा हूं कि हमेशा पेयर पेयर में इलेक्ट्रॉन को रखो आसपास। फर्क पड़ता है, अभी के लिए नहीं, बाद के लिए। बाद के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब पॉलीएटॉमिक एटम्स आ जाएंगे एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो भी बनता है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच का एंगल कितना है, वो भी हमें पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होती है वो भी हमें पढ़ना है। ये सब चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप चाहे 90 डिग्री एंगल बनाओ, 180 डिग्री बनाओ, आप जीरो तो बनाओगे नहीं, है ना, कोई भी एंगल बनाओगे अभी चल जाएगा, क्योंकि अभी फर्क किस बात का है, अभी सिर्फ हमारा काम किस चीज का है, वी आर जस्ट चेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ओनली, उसके अलावा अभी ज्यादा ऊपर नहीं सोचना है। सिग्मा पाई भी टेक्निकली अभी नहीं बताना चाहिए, बट क्योंकि काउंटिंग में बहुत बार आता है तो हम अभी से प्रिपेयर्ड होकर के चलें, ठीक है। ओके बच्चों, बताओ कितने सिग्मा है इसमें? 1 का, एक इधर एक इधर। दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हो तो सिग्मा ही होता है। दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हो तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा, कितने हो गए? समझ में आया? बोलो। ओके बेटा, H2S भी कितने लोग कह रहे हैं जैसे ये सेम फैमिली का है तो चुपचाप ऐसे बना सकते हैं। इसके पास भी सिग्मा 2 एंड लोन पेयर, इसके पास भी वही हाल, सिग्मा 2 लोन पेयर 2। सभी को समझ में आ रहा है बात? चलिए अगला देखते, कितने लोग का सही हुआ, ये हाथ उठाओ तो। सभी का होना चाहिए यार, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आओ CH4 देखते हैं, बताओ कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 है बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में, तो मैं डॉट डॉट डॉट, एक कार्बन को कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अच्छा हाइड्रोजन तो दे एक सकता है, तो चारों तरफ हाइड्रोजन का मैं ऐसे इसको इनक्लोजर दूंगा और हर तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम? ये कितने लोग का सही हुआ बताओ, यहाँ सिग्मा कितने हैं? 4 है। अच्छा जी, पाई कितने हैं? 0। लोन पेयर कितने हैं? 0। किसी एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। क्या समझ में आ रहा है सबको? अच्छा अब आते हैं CCl4 में। ये बताओ, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने बेटा? जितने फ्लोरीन के पास। हेलोजन 7 है, कितना चाहिए उसको अंश? 4 चाहिए कार्बन को, क्लोरीन को कितना चाहिए? 8 चाहिए। अच्छा एक ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन का। अब मुझे बताओ कितने लोन पेयर है यहाँ? हाँ जी, एक पे 3 है, चारों मिलाकर के 12। सिग्मा कितना? 4। पाई कितना? 0। टोटल लोन पेयर ऑन मॉलिक्यूल कितना? टोटल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना? लोन पेयर ऑन सेंट्रल, क्या हुआ? क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। चारों शेयर हो गए ना, कोई अनशेयर्ड बचा है क्या? तो फिर लोन पेयर कहां हुआ? लोन पेयर क्या होता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, आइए चलिए देखते हैं। CCl4 भी हो गया। अब देखिए यार, क्लोरीन को भी एक ही चाहिए, हाइड्रोजन को, दोनों का तरीका एक ही है, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस कि HCHClCl, कोई प्रॉब्लम? अब आप अभी इधर उधर भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्लोरीन को इधर इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें ज्योमेट्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, मॉलिक्यूल कैसा दिखता है उसके चक्कर में। अभी तो इलेक्ट्रॉन सही से लग जाए। क्या सबने सही किया है? अमोनिया, बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए? तो एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा। H2S हमने पहले ही बना लिया। NF3 फ्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक चाहिए। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 अलग अलग फ्लोरीन से ले लेगा।
lone pair on central atom, total lone pair on molecule, सिग्मा पाई। बहुत बढ़िया, हो गया क्या? क्या लग रहा है अब आप लोग को आ गया ड्रॉ करने? चलो अच्छा, अब मजा आएगा खेल का थोड़ा। चले अब क्वेश्चन है और हाँ, सेंटर में कौन सा आएगा? वो कॉमन सेंस लगा करके ही करना है, कॉमन सेंस लगा करके ही करना, और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, चलिए बेटा अब शुरू करते हैं हम लोग। चलो शुरू करो तो। CO2, SO2, हाँ जी ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है। वही हम लोग को बॉन्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रेट अवे बॉन्ड स्ट्रक्चर। हाँ, लोन पेयर बताना है, सिग्मा बताना है, पाई बताना है, ये सब करना है। कर लिया क्या? हो गया क्या? हाँ ये दो ही हो गए, दोनों हो गए। आओ चलो बहुत मजे की चीज दिखाता हूं, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में बेटा? अच्छा जी, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को कितना चाहिए और कार्बन को कितना चाहिए? तो इसलिए दो एक तरफ से लेगा, दो एक तरफ से लेगा, हो जाएगा क्या? ठीक है जी। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन CO2, सिग्मा पाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कर लिया। आओ देखते हैं छोटू, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन को कितना चाहिए, सल्फर को कितना चाहिए? जैसे ही आप दो इलेक्ट्रॉन दोगे, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट। इस हिसाब से तो SO मिलना चाहिए मॉलिक्यूल में, SO2 तो नहीं मिलना चाहिए, बट नेचर में ये मिलता है, स्टेबल भी है, गैस भी है, जैसे CO2 गैस है वैसे SO2 भी गैस होता है। ये क्या मजाक है? अब कैसे ड्रॉ करें स्ट्रक्चर? ऑक्टेट तो हो गया खत्म। अच्छा चलो एक बार बना देते हैं इसको और सोचते हैं, भाई देख इसका तो घर वैसे भी उजड़ने वाला है, इसका तो बन जाएगा ना 8 इलेक्ट्रॉन लेने से, तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे उठा ले यहां से, बन गया। दिस इज वन ऑफ द सजेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ SO2। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ है, जो थियरीज हैं वो डगमगा रही हैं,
कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन से बियॉन्ड कैसे जा सकता है। तो बेटा दिस इज द वीकनेस ऑफ लुईस थ्योरी कि बहुत सारे ऐसे नेचर में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा अब रुक जाओ कुछ लिखो मत। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये बताओ हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कितने बॉन्ड बनाने थे ऑक्सीजन के साथ या इधर के साथ, वो डिसाइड कैसे करेंगे? किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, किसका नहीं करना है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमेशा याद रखना बेटा, ये जो किनारे वाले एटम्स आते हैं ना, वो हमेशा अपने मतलब के लिए आते हैं। I mean, they need to complete their octet. If it is hydrogen, that need to complete its duplet. सारा कॉम्प्रोमाइज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये सेंटर में ही रह सकता है। सेंटर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेंगे, कम भी, लेकिन किनारे कंप्लीट होने चाहिए, उसके बिना वो बिल्कुल नहीं मानने वाला है, चाहिए ही चाहिए। इसलिए किनारे वालों का हमेशा पेट भरना चाहिए, बीच वाले का भरे तो अच्छी बात है, और नहीं भरे तो भी कोई बात नहीं, हमें करना पड़ेगा ऐसे। इज दैट क्लियर? Now this is the weakness of, as I told you, the octet theory. This is a hypervalent molecule. Write it down. SO2 is a hypervalent molecule. Yes. अच्छा, ओके ओके, गुड पॉइंट, अच्छी बात है। देखो नहीं, बहुत अच्छी बात है, चलो अभी से ही आ गया पॉइंट। देखो एक श्रेया ने सजेस्ट किया स्ट्रक्चर की, सर ये साइकिल बना दो, ऐसे करके क्या? देखो इनके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट SO2 का एग्जिस्टेंस ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है। फिर कहोगे सर क्या क्या इस स्ट्रक्चर में कुछ कमी है जो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है? तो देखो आगे चल करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं ना, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होते हैं, पहली चीज। दूसरी ये कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो इतने सारे मतलब लोन पेयर लेकर के पड़ा हो, वो भी बहुत अनस्टेबल होता है। इसलिए SO2 का ये एक सजेस्टेड स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, बट इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, नॉट इन दिस फॉर्म। अच्छा अगर मान लो कभी पूछा कि ये और ये आपस में क्या है, तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं आइसोमर, molecules having same molecular formula but different structure, so they are different, they are isomers. so SO2 का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये है, ये इसका हाईली अनस्टेबल आइसोमेरिक फॉर्म है, जो कि नहीं बनाएंगे। तो कभी भी हम ऑक्सीजन 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 खूब सारे ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? कहीं मजबूरी आ गई तो देखेंगे, बट ये सब वैसे अवॉइड किया जाता है। बहुत कम मॉलिक्यूल्स है जिनमें ये ओ का फॉर्म मिलता है, बहुत रेयर है वो, बहुत ज्यादा नहीं है पेरोक्साइड वाले। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, और इसके बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है, और वो हम आगे चल करके देखेंगे भी किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल अभी आप ध्यान दें, ठीक है? अब मैं कुछ और मॉलिक्यूल देता हूं ताकि आपका दिमाग और थोड़ा खुल सके। एंड दोज मॉलिक्यूल्स एवरीबॉडी इज एस, सल्फर फॉर्म्स SF4, sulfur forms SF6, phosphorus forms PCl3, and phosphorus also form PCl5। हाँ बेटा, मैं लिखवा रहा था SO2 इज हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल, बस उतना ही लिखवाना। हाँ लोन पेयर 6 है, 1 2 3 4 5 है ना, 6 है, 5 लोन पेयर, बट सेंटर पे एक है, किनारे वालों पे 4 है। बोलो, ये बात करेंगे हम लोग आगे, अभी तो बस बनाओ स्ट्रक्चर, अभी तो इसके ड्रॉबैक्स वगैरह सब पे डिस्कस करना है, अभी तो बस स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है अब, कि भाई किनारों वालों का क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन है तो क्या कंप्लीट होना चाहिए? हाँ, बाकियों का कोई फर्क नहीं है, सेंटर वाले का ध्यान दें। चलो बनाते चलो।
चलो कर लिया सबने? ध्यान से काउंट करके बताना हर बार सेंटर पे कितने इलेक्ट्रॉन है। सेंटर पे इलेक्ट्रॉन आप लिखना अब, ठीक है? सारे इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपको सेंटर पे। लोन पेयर भी लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग कितना हुआ वो भी लिखना है।
कर लिया बेटा? आइए चलिए देखते हैं। SO2 हो गया। SF4 सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे क्योंकि अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। F F and F बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर शेयरिंग? सल्फर हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग? हाँ देखो, काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अरे एक कहां से? एक तो अपना दिया, एक दूसरे का ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 2 2 कितने हो गए? एंड ये 2 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? जितने बॉन्ड उतना इंटू 2 एंड प्लस जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? क्या ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट को? नहीं। कैसा मॉलिक्यूल है ये? हाइपरवेलेंट। वेरी गुड बेटा। SF6 आ जाओ। सल्फर 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 सल्फर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। फ्लोरीन को कितना चाहिए? एक एक। फ्लोरीन की बात मान लेंगे, सल्फर का पेट फट जाए कोई बात नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने? सल्फर हैव 12 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग। अच्छा, अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एक बात दिमाग में आनी चाहिए ये कि सर ये बताओ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन रख ले रहा है तो कोई लिमिट भी होता है किसी का कि जितना मर्जी आए उतना? सब कुछ होता है भाई, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे, जितना मर्जी उनके पास रोटियां रख दो सब खा जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1/4 ही दे दो, उनका दिन निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। डाइट सबकी अलग अलग है। तो ऐसे ही एटम्स में भी सबकी डाइट, इलेक्ट्रॉनिक डाइट अलग अलग है। सेकंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेकंड पीरियड वाले, आई मीन बोरॉन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन, नियॉन तो बॉन्ड ही नहीं बनाते। ये सब ऐसे लिस्ट ऑफ एटम्स हैं जो कभी भी, चाहे कितना भी ज्यादा अच्छा खाना इनके सामने आए, कितना भी प्यारे एटम्स किनारे किनारे की तरफ आए, ये कभी भी अपने ऑक्टेट रूल से बियॉन्ड नहीं जाते। इनको मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। उससे ज्यादा दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कम दोगे तो बर्दाश्त कर सकते हैं। दे आर द सेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नहीं चाहिए इनको ज्यादा, जितना इनका डाइट है वो फिक्स्ड है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट बियॉन्ड दैट। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे सर ठीक है, चलो ये तो कहानी हो गई, एक्चुअल रीजन बताओ ऐसा क्यों होता? तो बेटा देखो, आपने जब कॉन्फ़िगरेशन किया होगा बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब में क्या 2s एंड 2p आ रहे थे क्या? बता, 2s 2p मिला के पूरा पेट भर देगा, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन? इसमें 2, इसमें 6 मिला के कितना? इसके पास जगह ही नहीं है। तो कहोगे सर इसके नीचे वालों का क्या? ये ग्रीडी है सर। इसके और नीचे वाले सब ग्रीडी है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन, इनके पास 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। इस बात को बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में द थर्ड पीरियड एलिमेंट and onwards can expand their octet because they have vacant d orbitals. They have vacant d orbital. That's the reason they can. Again, ये जो मैंने बात बताई है d orbital, ये कौन सी बात हो गई? मॉडर्न थियरी वाली, क्योंकि sp,d ये सब कहाँ आया था? मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इस समय लोगों को पता नहीं था, इसलिए बस वो कमियां निकालते थे। अच्छा, ऑक्टेट रूल की ये कमियां हैं। अब क्यों हो रहा है कुछ आइडिया नहीं है, हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि? हाँ जी करता, तभी तो मैं दे रहा हूं, नहीं तो क्यों देता बनाने के लिए। SF4 एग्जिस्ट इन नेचर, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। इज दैट क्लियर? हाँ, तो आप एक जगह नोट करके लिख लो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन accommodate a maximum of 8 electron after sharing. Second period element can accommodate a maximum of how many electrons? 8 electrons after sharing. But third period and fourth period element can accommodate more than 8 electrons.
can accommodate more than 8 electrons after sharing. क्यों? Because they have vacant d orbitals. Because they have vacant d orbitals. Vacant d orbitals. More than 8 electron. Can accommodate more than 8 electron. किसका बेटा? किसके बाद? इसका रीजन क्या है? इनके कंसिडरेशन में 3D मिलता है ना, ये कंप्लीटली फ्री है. Because they have vacant d orbitals. Because they have vacant d orbitals. Okay. Why third period elements and onwards can accommodate more than 8 electron? The reason is they have vacant d orbitals. अब ये समझ में आ रहा है ना vacant d क्यों है? क्योंकि d का एग्जिस्टेंस ही 3 से है. d 2 में कभी नहीं मिलता. क्या 2d मिलता है क्या? तो 3s 3p 3d उनके वैलेंस शेल में अगर मतलब उस शेल की बात करोगे तो 3d एग्जिस्ट फ्रॉम थर्ड पीरियड. आई मीन d एग्जिस्ट फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑन. 4 में जाओगे तो 4s 4p 4d, वहां तो 4f भी आ जाता है. अब उसके नीचे जाओगे तो g भी आ जाता है. क्या इसका मतलब ऐसे पूरा भवंडर इकट्ठा कर लेंगे? नहीं चांस है भाई. उसमें भी साइजेस होते हैं यार. एक एटम अगर इतना बड़ा है, इसके चारों तरफ छोटे एटम भी लगाओगे तो एक लिमिट होगा ना, कितनों को इकट्ठा कर लेगा. तो जनरली 5, 6, 7 ये एक डिसेंट फिगर है. इसके ऊपर बहुत तकलीफें आती हैं. और उसमें भी इधर किनारे वाले आइटम छोटे होंगे तो इतना आएगा. ये भी बड़े बड़े हो जाए तो नहीं आ सकता. ठीक है, मैं मॉलिक्यूल्स आपको दिखाता हूं. बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं. फिलहाल आप अभी ये खत्म करो काम, उसके बाद बात करते हैं. PCl3 कर लिया होगा. हाउ मेनी लोन पेयर? 3 लोन पेयर. कैन वी ड्रॉ इट वेरी क्विकली? ओके बेटा, चलो यहाँ पे. Okay, how many lone pairs do we have on central atom? Lone pair. How many lone pair overall molecule? 3 on each and यहाँ पे. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास आफ्टर शेयरिंग? क्या कर रहे हैं? 2, 4, 6 and 2, 8 इलेक्ट्रॉन. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल. PCl5 में देखते हैं. PCl5 क्या बना लिया? PCl5 ClCl. PCl5 का स्ट्रक्चर ये हो गया. सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है क्या? नहीं होनी भी क्यों चाहिए भाई. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो तो. फॉस्फोरस के पास कितने आफ्टर शेयरिंग? इसको भी लिख लो. इट इज हाइपरवेलेंट. चलो बेटा, आपको हाइपरवेलेंट तो बहुत दिखा लिया. अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं मैं ना. बहुत इंटरेस्टिंग. आप लिखो BeCl2 गैसियस फॉर्म. इसका स्ट्रक्चर बनाओ. BeCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ. बनाओ. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कुछ दिखाने वाला हूं. हाँ बताना. अक्षय, ट्राई किया इसको? चेक करो. कितने इलेक्ट्रॉन आए आफ्टर शेयरिंग बेरिलियम के पास? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए आफ्टर शेयरिंग? 8 कहां से हो गए? क्या कर रहे हैं? बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? सिर्फ 2. अरे 4 कौन बोल रहे हैं? अच्छा, होने के बाद ना. हाँ चलेगा, ठीक है. तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन को कितने चाहिए? क्लोरीन को कितने चाहिए? 1 ही चाहिए. तो क्लोरीन तो किनारे वाला आइटम है, वो तो अपना कंप्लीट ऑक्टेट करेगा ही करेगा ना. बोलो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब बेचारे बेरिलियम की हालत देखो. कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन.
क्या 8 से ज्यादा तो नहीं है ना, कम है तो काम चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे स्पीशीज जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन भी ना हो पाए उनको हाइपोवेलेंट बोल सकते हो, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड टर्म है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं? और ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए इवन नंबर में, ऐसे स्पीशीज को लुईस एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड मींस दे नीड इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड बोला जाता है बेटा। सो इनको कैटेगराइज करते हैं, दे आर वेरी गुड लुईस एसिड बिकॉज दे नीड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, हाइपोवेलेंट, बहुत सारे नाम लिखो। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, बोलो तो डेफिशिएंट का स्पेलिंग बोलो। FI और FE? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ओके, इलेक्ट्रॉन, ओके, या फिर हाइपोवेलेंट, या फिर लुईस एसिड। ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन भी ना हो पाए और उनको अभी भी जरूरत हो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट करने के लिए, डेफिशिएंट तो है, और ये सभी किसमें आएंगे? लुईस। वो बना रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट नहीं बोलो, स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ जी, BeCl2 एज अ होल मॉलिक्यूल इज अ लुईस एसिड। बी कोई एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता तो उसको भी हम बोलते लुईस एसिड। इंडिपेंडेंट कहां मिलता है नेचर में। ओके जी, BeCl3 देखे, बताओ बोरॉन के तीनों तरफ कितने, बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब बताओ बेचारा बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी लुईस एसिड है ना, ये भी लुईस एसिड है। और क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ओके, ये भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट? अब एक तीसरी कैटेगरी भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। तो हमने 2 चीजें देख ली, ऑक्टेट के बियॉन्ड भी है, उससे कम भी है। अब एक और चीज देखते हैं, एक मॉलिक्यूल है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। कौन सा मॉलिक्यूल है, किसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं? वहां से हम लोग थोड़ा सा अगले स्टेप पे बढ़ेंगे बॉन्डिंग के। इसको मिटा रहा हूं मैं ना, वो है NO2। क्या इनके अंदर क्या खास बात है, इतना मैं क्यों इनको हाइप दे रहा हूं? रीजन इज, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, 5 है ना? ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन की जरूरत कितने की है? अब कायदे से 2 एटम में कौन सेंटर में बेटा, कोई सेंटर का मतलब है क्या? 3 एटम हो तो सेंटर में। तो इस बारी भाई हम कोशिश करेंगे, अगर इस नाइट्रोजन का पेट भरना हो 8 इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीजन को कितने शेयर करने पड़ेंगे, करके देख लेते हैं। अगर 3 शेयर कर दिया तो ऑक्सीजन के पास कितने बचेंगे? अरे अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। अच्छा, इसके पास कितने हो गए जी? 3 शेयर किया ना, 2 बचा रह गया, इसके पास है। ये एक पॉसिबिलिटी। अगर मुझे ऑक्सीजन का ध्यान रखना हो तो कितने लोग कह रहे हैं, डबल बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा, बोलो। तब बेचारा ये 7 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप अगर ऑक्सीजन का ध्यान दो तो नाइट्रोजन बचा रह जा रहा है,
और अगर नाइट्रोजन का ध्यान दे रहे हो, ऑक्सीजन का पेट ही फट जा रहा है। ये क्या मतलब है इस बात का? मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर में ये गलत है। दिस इज नॉट अलाउड। You cannot keep more than 8 electron on an atom which belongs to second. कम हो जाए चल जाएगा, काम चला देगा। तो अगर लुईस स्ट्रक्चर पूछा जाए NO का, वो इस तरह से होगा। ये कैसे स्पीशीज हो गए? ऑड नंबर में डेफिशिएंसी हो गई। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बताओ कभी ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या पूरी तरीके से पेयरिंग हो पाएगी? अगर पेयरिंग नहीं हुई तो अनपेयर्ड मिलेगा। जहां अनपेयर्ड मिलता है ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? कुछ याद आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का? कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। पैरा डाया, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। गोई बैलेंस में लेके जाएं तो उनका मास, आई मीन वेट उनका इंक्रीज होता है। ध्यान है? तो इसके लिए ऑब्जर्व किया गया कि इसके लिए सब कुछ होता है। ये पैरामैग्नेटिक है, हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर है। अगेन ये पेयरिंग अनपेयरिंग ये सब का जो कहानी है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये सब कौन सी कहानी है? मॉडर्न थियरी वाली। मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या हो गया। कैसे बेटा? 2 2 4 2 6 7 8 9, इसके इलेक्ट्रॉन पे भी कब्जा मार ले रहे हो क्या तुम? क्यों? इसको तो यहीं रहने दो यार। जो शेयर्ड होते हैं वही दोनों में काउंट करते हैं। ठीक है, गॉट इट? चलो, तो ये 7 एंड ये 8 है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑल्सो रिपोर्टेड। अब लिखना शुरू करो। ड्रॉबैक्स ऑफ हाँ बना लो, कोई बात नहीं, बना लो। नहीं, लुईस एसिड में तभी बोलते हैं जब उसमें इवन नंबर डेफिशिएंसी हो। मतलब लुईस एसिड का एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन है द स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा ना, तो इसको तो एक ही चाहिए बस। क्या बोलते विनायक? सब बढ़िया? देख, इसमें 7 है इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? एक। तो इसलिए ऑड नंबर डेफिशिएंसी है। 1 तो ऑड नंबर है ना? क्या क्या ये? हाँ, देख अभी स्टेबिलिटी का बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, ये रिपोर्टेड है।
स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ये बहुत आगे की बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं ये सब। अभी मॉलिक्यूल बनाना सीख रहे हैं हम लोग। एटम करते करते अब मॉलिक्यूल पे आ गए हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी बॉन्डिंग, फिर हमारा बॉन्ड कंप्लीट। ड्रॉबैक्स ऑफ हेडिंग डालो आप लोग, लुईस थियरी। अच्छा BCl3 नहीं बनाया क्या? बनाया तो था, अभी बनाया था। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, यही तो था। इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन, इसको लिखवाया भी था लुईस से। यस, राइट इट डाउन। ड्रॉबैक ऑफ लुईस थियरी एंड ऑक्टेट थियरी। ड्रॉबैक ऑफ लुईस थियरी एंड ऑक्टेट थियरी। पहला लिखो, ड्रॉबैक ऑफ लुईस थियरी एंड ऑक्टेट थियरी। ड्रॉबैक ऑफ लुईस थियरी एंड ऑक्टेट थियरी। पहला लिखो, लिखो, मेनी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर which do not follow octet rule, which do not follow octet rule। उसका पहला पार्ट लिखो, ए पार्ट। हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर। हाइपरवेलेंट, पहला पार्ट उसका लिखना, हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर। अच्छा, वहां पे हाइपरवेलेंट का मतलब क्या है? व्हेन सेंट्रल एटम पोजेस मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लो। व्हाट इज हाइपरवेलेंट? व्हेन सेंट्रल एटम पोजेस मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल्स लिख लेंगे, कौन कौन से बेटा? कौन कौन से एग्जांपल हैं? लिखो, हाँ लिखो। एग्जांपल SF6, SF4, PCl5, IF7। कर ले यार, जो तूने देखा है वहां पे वही लिख लेना, पहले वाला। SF4, SF6, PCl5, IF7। आयोडीन फ्लोरीन के 7 फ्लोरीन को अपने चारों तरफ रख सकता है। IF7 एग्जिस्ट इन द नेक्स्ट। ओके, गॉट इट। वो बनाना, अब तो तुम इतना टैलेंटेड हो गए हैं अंश, कैसे? अरे देख, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 7। और फ्लोरीन को कितने कितने चाहिए? एक एक चाहिए, तो बस एक एक बना ले यार, तो 7 नहीं हो गया? अरे अपने आप को तुम कम एस्टिमेट कर रहे हो यार, ये तो बड़ा गलत बात है। अंश, वंश, गंदा लग रहा था। 7 है नहीं, ऐसे मत यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। IF7 एग्जिस्ट इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, आओ चलो आगे बढ़े अब हम लोग। लिखो, सेकंड पार्ट लिखो उसका। पहला, हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, लिखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर आल्सो रिपोर्टेड इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर आल्सो रिपोर्टेड इन नेचर। एंड दोनों तरह की डेफिशिएंसी है, इवन नंबर भी एंड ऑड नंबर। इवन नंबर डेफिशिएंसी हो तो क्या बोलते हैं? लुईस एस। ऑड नंबर हो तो रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? दे आर रेडिकल्स। रेडिकल्स मींस ऐसे स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो पैरामैग्नेटिक हो, वो रेडिकल होते हैं। ठीक है, लिखो। हाँ हाँ, कह सकते हो। ओके, क्या मैंने लिखवाया अभी आपको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑल्सो एग्जिस्ट, ऑल्सो रिपोर्टेड इन नेचर, राइट। अब एग्जांपल्स लिख लेना, कौन से वाले? BeCl2, BCl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 उसी फैमिली का। गॉट इट? ओके, अब आगे लिखो उसमें, even odd electron species are also reported in the nature। even odd electron species are also reported in nature। odd इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में नहीं, ऑड नंबर में है।
odd electron species. Okay, odd also reported in the nature. इन्हीं को क्या बोलते बेटा? Radicals, है ना? They're also said to be radicals. उनको क्या बोलते हैं? Radicals. And radicals are very dangerous for us, you know, very very dangerous. Okay. हाँ जी, रेडिकल मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है उनको रेडिकल्स भी बोल सकते हो। गॉट इट? आइए चलिए, इतनी कहानियां। और क्या प्रॉब्लम है भाई? और कोई प्रॉब्लम है क्या लुईस स्ट्रक्चर में या ऑक्टेट रूल में? और कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी है। सुनो ध्यान से, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान दो इधर। ऑक्टेट रूल से, लुईस थियरी से ये नहीं पता पड़ता है कि दो ट्राई एटॉमिक स्पीशीज ले लिया, CO2 एंड SO2। बिल्कुल बात नहीं बेटा, प्लीज इसे ध्यान दो। अब बोथ द स्पीशीज आर ट्राई एटॉमिक, एक सेंटर, दो ऑक्सीजन, एक सेंटर एंड दो। बट CO2 इज रिपोर्टेड टू बी लीनियर with a bond angle of 180 degree, whereas SO2 is reported to be bent with the bond angle close to 120 degree. ये bent है और ये लीनियर, यानी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। राइट इट डाउन। द लुईस थियरी do not tell anything about the structure of the molecule, the bond angle, structure of the molecule and bond angle. Okay, example में लिख लेना, CO2 and SO2 both are triatomic. CO2 and SO2 both are triatomic. Both are triatomic. But CO2 is reported to be linear with bond angle 180. CO2 is reported to be linear with bond angle 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है बेटा? बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, whereas SO2 is reported to be bent with a bond angle of 119 डिग्री। 120 में बोल रहा था ना क्लोज, with a bond angle of 119 degree. One is linear, other is bent. सबको समझ में आ गया यहां तक? अगला ड्रॉबैक, सबसे सीरियस ड्रॉबैक तो यही है कि ये मॉडर्न पिक्चराइजेशन ऑफ एटम का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि ये थियरी ही बहुत पुरानी है। ये तब की थियरी है जब एटम के बारे में लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स उसके किस जगह पे रहते हैं, किस तरीके से। क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लोग एटम के बारे में क्यूरियस थे, वैसे ही इवॉल्व हुआ है बॉन्डिंग बताने के तरीके में भी। इसलिए जैसे हमने पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, वैसे ही इनके भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स को कुछ देखते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर को। अभी तो बेसिक बेसिक मैंने आपको समझाया, अब थोड़े अच्छे लेवल के कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया ड्रॉबैक खत्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, पहले समझ लो, उसके बाद मैं हेडिंग डलवाऊंगा, अभी नोट कुछ मत करना। एक बारी रफ पे ट्राई करो, O3, इसको मालूम है ना, ओजोन, सबको मालूम है। एक बार ट्राई करो ओजोन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। मैं पहले ही डिस्कार्ड कर दे रहा हूं ये सर्कल मतलब ट्रायंगल वाला आइडिया, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। इसको मैं बिल्कुल डिस्कार्ड कर दे रहा हूं कि ये नहीं होता है। अब आगे सोचो इसके बारे में, थिंक अबाउट इट।
ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है, ये मैं समझाऊंगा। ये O3 मिलता है नेचर में, ओजोन मिलता है ना, मालूम है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार ओजोन डिप्लेशन का। एनवायरमेंट में इतनी सारी हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर दिए हैं। आज समझाता हूं, नहीं यहीं पे समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग एक्चुअली नया एक बॉन्ड सीखना चाहते हैं, जो अभी तक इक्वल शेयरिंग की बात किया ना, उसके अलावा थोड़ा जानना चाहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसके बारे में समझाना था, इसलिए मॉलिक्यूल लिया। तो देखो, O3 का जब स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला तो ये कि अगर 3 ऑक्सीजन को ऐसे सराउंड कर रहे हैं और हर एक ऑक्सीजन की नीड कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे ही एक तरफ से उसने लिया वैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर किनारे वाले को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अब 8 + 2 यानी 10 हो जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं। और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये एटम इससे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर तो O3 क्यों, फिर तो हमें बोलना चाहिए O2 इज डिफरेंट, O इज डिफरेंट। बट ये O3 कहने का मतलब आपस में ये जुड़े हुए हैं। अब कैसे बनाए? तो यहीं पे एक कंसेप्ट आता है बेटा, डेटिव बॉन्ड का। डेटिव बॉन्ड क्या है पहले वो समझ लेते हैं, एंड फिर अब हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। हेडिंग डालो, डेटिव। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, देखो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड भी सिंपली बोला जाता है, एंड डेटिव कोवलेंट भी बोल सकते हो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसका एक और नाम भी है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे बनता है ना। देखो, अभी तक हमने ट्रेडिशनल कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाया जिसके अंदर बॉन्डिंग कैसे हो रही थी, जिसमें एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरे ने भी एक शेयर किया तो ऐसे हुआ, या दोनों ने अपना 2-2 शेयर किया तो ऐसे हुआ, दोनों ने अगर तीनों मतलब कहने का इक्वल शेयरिंग हो रही थी। ये कौन सी शेयरिंग है? इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग को नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग को डेटिव बॉन्ड। तो इनमें जो एक क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि देने वाला एक होगा और शेयर करने वाले दोनों होंगे, और इस बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो दिखाकर। दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इससे लूज नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के ही पास है।
अच्छी बात यह है कि ये इसको देके इसका पेट तो भर रहा है, बट अपना ऑक्टेट बियॉन्ड लेके नहीं जा पा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं O3 का, तो O डबल बॉन्ड O होते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसकी समस्या क्या है कि भाई इसको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, रखना है अपने पास, लेकिन इसके कमी को पूरा भी करना है। तो उसमें ये बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ये डेटिव बॉन्ड दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दोगे तो इसके पास 6 + 2 8 हो भी जाएगा और इसका कुछ घाटा भी नहीं हुआ। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं आए जिसको हमें बचाना था। इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 ही गया, नहीं शेयर हो रहा है ना, तो दोनों में काउंट करेंगे इसको। समझ में आया? ये जो डेटिव बॉन्ड है इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोला जाता है। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोला जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर क्या कंडीशन है, हमें कैसे पता चलेगा कहां बनाना है कहां नहीं बनाना है, कहां बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये कैसे पता चलेगा? तो कंडीशन फॉर डोनर क्या है? डोनर का कंडीशन है कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट होना चाहिए, शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। पहले खुद का तो पेट भरा रहना चाहिए। दूसरा, शुड हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो डोनेट करने की एबिलिटी है। आ जाओ देखते हैं, क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था? हाँ जी। क्या इसके पास लोन पेयर्स भी थे? हाँ, 3 2 लोन पेयर है। एक्सेप्टर के लिए क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। कौन सी डेफिशिएंसी, ऑड या इवन? इवन। दूसरा, अगर मान लो डेफिशिएंसी नहीं है तो भी ये एक्सेप्ट कर सकता है अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हुए, वेकेंट डी हुआ। हाँ, दोनों का जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। ऑड में यार मैंने बोला ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर उसके पास 7 है, 2 आ गया तो कितना हो जाएंगे? 9, बियॉन्ड ऑक्टेट चला जाएगा। तो ऑड में ये ऐसा केस नहीं होता है, डेफिशिएंसी इवन नंबर में हो तो बेटर है, तभी ये एक्सेप्ट करता है। ऑड वाले को बताऊंगा वो क्या करते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, ठीक है? अभी पहले इवन नंबर दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है? तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? डेटिव बॉन्ड। लिख लो। किस बात के लिए? डोनर का काम कर सकते हैं। मैंने क्या कहां से शुरुआत करी थी? मैंने बोला था नोबल गैस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर इन एटॉमिक फॉर्म, उनके अलावा और कोई भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस, मैंने शुरुआत यहीं से करी थी। और फिर उनको ध्यान में रख करके कई लोगों ने बॉन्डिंग के प्रपोजल्स डाले। तो बॉन्डिंग हम नोबल गैसेस में अभी देख भी नहीं रहे। अभी हम कहां ध्यान दे रहे हैं? कहां ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ बाकी एटॉमिक कॉम्बिनेशन आएंगे नोबल गैस पे भी कि उनमें क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो देखेंगे लास्ट में, ठीक है? ओके बेटा, कर लिया। Dative bond is that bond where pair of electron is donated by one atom but shared by both of them. अच्छा देखो, तो ये एरो मैंडेटरी है। कई बार पूछते हैं लोग कि अगर एरो नहीं दिखाए तो कोई तरीका है क्या? नॉर्मल ऐसे डंडी दिखा दें तो वो भी तरीका है, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको जिसने दिया उस पे 1 प्लस, जिसने लिया उस पे 1 माइनस दिखाना चाहिए। तब आपको एरो रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है। जिस साइड में एरो लगा हुआ है उसको आप -1, जिसने लिया है, जिसने दिया है उसको +1। अब इसके पीछे की फिलॉसफी समझो कि ये प्लस माइनस कैसे आया, क्यों नहीं इस पे +2 इस पे -2 आ रहा है? तो देखो, ऐसा समझते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको नॉर्मल बॉन्ड की तरह दिखाने का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास है, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास है। तो टेक्निकली ए ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया?
एक जो उसको बी को दिया, इसने कितना गेन किया 1, इसलिए इस पे -1, इस पे +1 डालते हैं, +2 -2 नहीं डालते। ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड की तरह अगर आपको शो करना है, एरो नहीं दिखाना है, तो आप प्लस माइनस का सिंबल भी लगा सकते हो। डोनर पे कैसा प्लस, एक्सेप्टर पे कैसा माइनस, एक चार्ज ही डालना बस, +1 एंड माइनस। कहा बेटा, लोन पेयर होने का मतलब यही है, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो डेटिव बॉन्ड बनाएगा कैसे? ये तो देख ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेटिव बॉन्ड बनाएगा कैसे? किसमें जीरो लोन पेयर है? अहो, क्या हो गया तुझे? Ozone is an example, classic example where dative bond is present. Ozone is a classic example where dative bond is. Draw the structure of ozone now. Draw it nicely. अच्छा, क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ O3 के स्ट्रक्चर को, डबल बॉन्ड एंड इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, कैन आई से लाइक दिस, O डबल बॉन्ड O एंड इस पे -1, इस पे +1 विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे भी बना सकते हैं, O3 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर। सबको समझ में आ गया? हाँ, चलो, अगर सबको समझ आ गया है तो कुछ स्ट्रक्चर मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ, जब I2 I- से कंबाइन करता है तो एक स्पीशीज बनाता है I3-। क्या आप इसके अंदर की बॉन्डिंग दिखा सकते हो? ये पहला है, ठीक है, शो द बॉन्डिंग, शो द बॉन्डिंग इन I3-। ऐसे ही जब I2 I+ के साथ कंबाइन करता है तो एक स्पीशीज बनता है I3+। कैन यू शो द स्ट्रक्चर ऑफ I3+? ऐसे ही जब BF3 एक फ्री F- से कंबाइन करता है तो बनता है BF4-। कैन यू शो द बॉन्डिंग इन BF4-? सिमिलरली वन स्ट्रक्चर इज देयर, कौन सा, अमोनिया, when combines with H plus it forms NH4 plus. Show the structure of NH4 plus. Water when combines with H plus it forms H3O plus. Can you show the structure of H3O plus? और ऐसे बहुत सारे हैं, फिलहाल आप इतने से इनिशिएट करो, बाकी मैं आपको दे दूंगा काम करने के लिए। चलो ये दो बना लो, उसके बाद मैं आगे दिखाता हूं। ये दो बना लो पहले। फर्स्ट एंड सेकंड तो बना लो।
और चलो देखते हैं, ट्राई किया ये। देखो इसको कैसे सोचेंगे, आ जाओ देखते हैं। ये बताओ I2 तो बन जाएगा ना, I2 में क्या दिक्कत है यार, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 आयोडीन मिलकर ऐसे बन जाएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम क्या? ये बन गया। अच्छा मैं सबसे पहले ना आपको I प्लस समझाता हूं, उसके बाद I माइनस अपने आप क्लियर हो जाएगा। 2 4 एंड 6, पता इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर भी है, डोनर का कंडीशन है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास एक्सेप्टर, ये बन गया I3 प्लस। अच्छा इसको ऐसे बनाओ, या फिर कितने लोग कह रहे एरो हटाना चाहता हूं मैं सर, ठीक है हटा दो यार एरो, एरो हटाओगे तो बताओ किस पे क्या चार्ज आएगा, बताओ बीच वाले पे कैसा चार्ज आएगा प्लस, और किनारे वाले पे क्या आना चाहिए माइनस, लेकिन पहले से ही प्लस है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे जीरो, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, वो पॉजिटिव सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है, 2, किनारे वालों के पास कितने हैं, इधर 3 और इधर 3, 6 हो गए, टोटल लोन पेयर 8। क्या समझ में आया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3 प्लस, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको समझ लेते हैं आज। ये बताओ 2 आयोडीन है, बना लिया, इधर भी बना लिया जी। अच्छा इधर I माइनस है, I माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, ले ये क्या हो गया सर, ये तो सभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब क्या करें? तो मैंने बताया था, देख अगर 8 इलेक्ट्रॉन है भी तो भी कोई एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास वेकेंट डी हो। तो क्या डी है, हाँ जी है, ये सेकंड पीरियड के पास डी नहीं होता, उसके अलावा सबके पास है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, मैं इधर से इधर दूं या इस साइड से इस साइड, कॉमन सेंस लगाओ, कौन डोनेट करेगा, नेगेटिव या न्यूट्रल? डोनर, अरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, न्यूट्रल एटम की या नेगेटिव की? नेगेटिव। दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है नेगेटिव होने की वजह से, इसलिए डोनर ये होगा। जब ये डोनेट करेगा तो इधर की डेटिव, अब डेटिव हटा दो तो कैसा दिखेगा ये, I लोन पेयर, ध्यान रखना वो गलत नहीं होना चाहिए। कितने लोन पेयर बचे, 1 2 3, इधर कितने 1 2 3, बीच में कितने 1 2 3। अब चार्ज बताओ, इसने इसको दिया तो इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, इसने दे दिया तो इस पे क्या आना चाहिए प्लस, लेकिन पहले से ही क्या है प्लस माइनस मिलके जीरो, तो इस पे कोई चार्ज नहीं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस एवरीवन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस। क्या समझ में आया? देखो जहां कमी हो उसमें तो क्लियर पता है किसको देना है, जब दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो कौन डोनेट करेगा, नेगेटिव, डोनेटिंग एबिलिटी नेगेटिव की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। इज दैट क्लियर? अब इस बात को ध्यान में रख करके बाकी सारे स्ट्रक्चर आप ट्राई करना, मैं कुछ और दे दूंगा, लुईस स्ट्रक्चर ट्राई करना। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।